ये जो इनको पुरानी आदतें पड़ेंगी ना अतर साहब, ये आदतें अभी अरबियों को छोड़नी पड़ेंगी। ये मीटिंग नहीं हुई तो ये हमारी मर्जी की वजह से नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स थी वो हम मानने पे तैयार नहीं है। तो यूएई और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो कायम होने वाले हैं, इसका एडवांस नॉलेज ऑलरेडी मौजूद था। तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के तहत तमाम इदारों को ऑन बोर्ड ला के कश्मीर के मामले में एक स्टेटमेंट दी। और अगर हम फलस्तीन पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो कल कोई हमें कश्मीर पे भी कॉम्प्रोमाइज करने को कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बजाते खुद एक मजबूत मुल्क है। वी आर द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड। लेकिन अगर उनको इस तरीके से बात समझ नहीं आती और अगर हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है तो टेढ़ी करके हमने उनको समझा दिया। तो पाकिस्तान के दुश्मनों का और जो अंदर हमारे कुछ लिबरल तबका बैठा हुआ है, उनका एक नैरेटिव है कि आईएसआई स्टेट विद इन स्टेट चल रही है, जो सऊदी फोर्सेस को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप भी वहां पे मौजूद है। लेकिन देखिए, हम बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करते, हमें अपनी वर्थ पता है और हम वहां बैठ के 1960 से देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या है सऊदी अरब के अंदर। जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई के दौरा सऊदी अरब के हवाले से, और इस पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट और पाकिस्तान आर्मी के साबिक ऑफिसर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब। मेजर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू अतर साहब फॉर योर इनविटेशन जी। मेजर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि जब जनरल साहब का दौरा सऊदी अरब हुआ, वहां पे कुछ मुलाकातें हुई, कुछ मुलाकातें ना हो सकी, तो मैं भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, इस सारी सूरत हाल में कॉल्स वगैरह कर रहा था, तो आपसे भी मेरी बात हुई। तो आपने कहा कि मुलाकातों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा, अगले कुछ दिनों में आप सऊदी अरब का बयान सुनेंगे, इसराइल के हवाले से सऊदी अरब एक बयान जारी करेगा। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये आपने क्यों कहा था कि सऊदी अरब के इसराइल के हवाले से कोई बयान आएगा। अच्छा साहब, देखें, एक तो जो ये मीटिंग हुई इसके ऊपर एक ऑफिशियल पर्सपेक्टिव आ रहा है जो कि आपने सुना ही होगा, जिसको कर मैंने भी पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से शेयर करवाया। और इसके अलावा बहुत से जो हैं सरकारी तर्जुमान जो है उन्होंने इसको शेयर किया कि जो है ये मीटिंग्स प्लान थी ऑलरेडी, और ये हमारे जो दिफाई ताल्लुकात हैं उनकी वजह से ये मीटिंग होनी थी। और जो हमारी एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग है वो तय ही नहीं थी, शुरू से तो होनी ही नहीं थी। तो इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ना लिया जाए। लेकिन बहरहाल कुछ चीजें होती हैं जिनका सरकारी कवरिंग लेटर कुछ और होता है, और अंदर जो हकीकत होती है वो अवामी नॉलेज के अंदर नहीं होती, और उसके ऊपर जो है सिर्फ एनालिसिस किया जा सकता है जो जमीनी हकायक की वजह से। तो अदर साहब, आपको ये भी पता होगा कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी उसकी बेस जो है वो सफारती हलकों के अंदर जो हमारे जो डिप्लोमेटिक कोर है उसमें ये ऑलरेडी बातचीत चल रही थी कि जो यूएई और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो कायम होने वाले हैं, इसका एडवांस नॉलेज ऑलरेडी मौजूद था सफारती हलकों के अंदर। तो उसको काउंटर करने के लिए इससे पहले कि देखिए, यूएई कोई काम जो है वो सऊदी अरब की मर्जी के बगैर तो कर नहीं सकता ना, आपको पता है ये अरब ब्लॉक किस तरह काम करता है। तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के तहत तमाम इदारों को ऑन बोर्ड ला के कश्मीर के मामले में एक स्टेटमेंट दी। और उस स्टेटमेंट का नतीजा जो है वो ये निकला कि सऊदी सफीर ने बहुत ही एग्रेसिव किस्म की लॉबिंग की। अगर उनकी मुलाकातें आर्मी चीफ और डीजीआई के विजिट से पहले आप देखें, जो सियासी हलकों में और फौजी हलकों में उन्होंने की पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से आर्मी चीफ को और डीजीआई को वहां पे इनवाइट किया कि आप वहां पे जाएं। तो ये ऑलरेडी एंटिसिपेट किया जा रहा था तर साहब। और वहां जाके ये कहना कि ये मीटिंग जो है ये उनकी मर्जी से नहीं हुई, तो मैं इससे जो है ना इख्तिलाफ राय करूंगा। ये मीटिंग नहीं हुई तो ये हमारी मर्जी की वजह से नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स थी वो हम मानने पे तैयार नहीं है। ये जो इनको पुरानी आदतें पड़ेंगी ना तर साहब, ये आदतें अभी अरबियों को छोड़नी पड़ेंगी, और उनको नजर आ रहा है कि ये जो पुरानी इनके जो तरीका कार था और तरीका वारदात था वो अभी नहीं, जो है ना, कोई काबिल कबूल नहीं रहा पाकिस्तान में जब से ये नई हुकूमत आई है। एवरीबॉडी इज ऑन वन पेज एज वी कॉल इट। सो इस वजह से जो है ना ये
मुलाकात अगर नहीं हुई तो ये हमारी मर्जी से नहीं हुई, क्योंकि हमने उनकी नाजायज बातें मानने से इनकार कर दिया। जी। जी। अच्छा सर, इसमें आपने कहा था कि सऊदी अरब एक ऐलान करेगा जब आर्मी चीफ वहां पे जाएंगे और उनकी मुलाकातें होंगी, जिस वक्त वो वहां पे मौजूद थे। तो उसके बाद सऊदी अरब ने ऐलान किया कि अब हम इसराइल के साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं बना रहे। तो क्या इस हवाले से इनपुट दी गई, पाकिस्तान का मौकिफ उनके सामने पेश किया गया कि भाई हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इस मामले पे? और दूसरा ये कि जो सऊदी अरब की शर्त थी, मेरी जहां तक इतलात हैं उसमें यहां तक कहा गया कि आप वजीर खारजा को फारिग करें। अपने जो वजीर खारजा है उन्होंने जो बयान दिया, पर पाकिस्तान की रियासत ने बिल्कुल इनकार कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, हम आपके कहने पे बंदा ना लगाएंगे ना चेंज करेंगे। क्या इसमें कोई सदाकत है? आपके पास कोई ऐसी इतलात है? अतर साहब, जो मेरी अपने दोस्त अहबाब से जो सफारती हलकों के अंदर हैं, जो फौजी हलकों में मौजूद हैं, उनसे जो जिस किस्म की बातचीत होती है और उससे जो मुझे नॉलेज मिलता है, उसकी बेसिस के ऊपर मेरा एनालिसिस ये है कि मैं आपकी बात को कंफर्म करूंगा कि ये जो मैंने पिछले सवाल में आपको जवाब दिया कि उनके जो नाजायज डिमांड्स थी, जो मतलब कि अनरीजनेबल डिमांड्स थी, so we are no more accepting the unreasonable demands of what to call about Saudis of anyone. We are keeping Pakistani national interest first and foremost, and Pakistani national interest first of all is Kashmir, and then on Palestine we've got a principal stand जो जी। 1947-48 से चले जा रहा है, और कायदे आजम के फरमान के मुताबिक जब तक फलस्तीनियों को उनके हकूक नहीं मिलते उस वक्त तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और ये बात ना सिर्फ आर्मी चीफ और डीजीआई ने वहां पे जाके सऊदीज को ये बात समझाई और उनकी जो नाजायज डिमांड थी उनके जवाब में उनके मुंह के ऊपर मारी होगी कि देखें ये इस तरह नहीं हो सकता। ये आप पुराने वक्त भूल जाएं कि आप जो है ना वहां पे जुराइम पेशा लोगों को कहते थे कि जी इनको सऊदीया भिजवा दें और इनको माफीनामे दे दें और इनको एनआरओ दे दें, और उनको मिल जाता था और वो सऊदीया भाग जाते थे और आप मिनिस्टर्स चेंज करवा लेते थे, हुकूमतें चेंज करवा लेते थे। तो वो गए दिनों की बात है जिस वक्त पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम नहीं होता था, लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट सुप्रीम होते थे। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है और इंशाअल्लाह आगे रहेगी, उसमें पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम होगा, और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले कश्मीर है। और अगर हम फलस्तीन पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो कल कोई हमें कश्मीर पे भी कॉम्प्रोमाइज करने को कहेंगे। तो अतर साहब, कौमें जो है ना वो रूखी सूखी खा सकती हैं, भूखी सो सकती हैं, लेकिन अपनी अपनी गैरत पे अगर कॉम्प्रोमाइज करें तो वो कौमें मिट जाती हैं। आपके सामने इराक की मिसाल है, आपके सामने सीरिया की मिसाल है, आपके सामने देखें ये क्या कर क्या रहे हैं मिडिल ईस्ट में, लिबिया के अंदर उन्होंने क्या किया। तो अगर हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम ना रखा तो ये यही सब कुछ करेंगे जो उन्होंने उन मुल्कों में किया है, और वो हम होने नहीं देंगे अतर साहब। ठीक। अच्छा, आपने जिस तरह बताया, बड़ा तफसीलन बताया कि मुलाकात का उनका क्या एजेंडा था, वो लोग उनकी क्या ख्वाहिश थी, लेकिन पाकिस्तान ने काउंटर कर दिया उससे पहले कि पाकिस्तान को पता चल चुका था कि ये फलस्तीन के मामले को पीछे करके यूएई एक डील करने जा रहा है। तो इससे पहले कि ये हमें कुछ कहें, हम कश्मीर के हवाले से अपना मौकिफ वाजे कर देते हैं ताकि इनके ऊपर प्रेशर पड़े। ये आप इससे एग्री करेंगे? यही आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली इसी बात, मेरा अपना जाती एनालिसिस बिल्कुल अदर साहब यही है, क्योंकि पाकिस्तान बजाते खुद एक मजबूत मुल्क है। वी आर द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड, वी हैव गॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड, और हमारी एक जो हैसियत है वो हमने रियलाइज करते हुए सऊदियों को जवाब दिया कि हम अपने फैसले बजाते खुद अपने नेशनल इंटरेस्ट के अंदर लेंगे और अपना नेशनल इंटरेस्ट हम सुप्रीम रखेंगे, और उसको सुप्रीम रखते हुए हमने ये फैसले लिए। इस डील के बाद प्लान ये था कि अमेरिका का सऊदी अरब के साथ, कि सऊदी अरब की जानिब से भी एक इस तरह का बयान आएगा जो जिसे कहते हैं ना होम्योपैथिक किस्म का बयान, कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं और तमाम मालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया, पाकिस्तान की जानिब से जब उनको सपोर्ट नहीं हुई तो फिर उनको थोड़ा सा बैक ट्रैक करना पड़ा, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ बिल्कुल उसको तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होता। देखें अतर साहब, पाकिस्तान ने अपनी हैसियत को साबित किया जाके सऊदी अरब के अंदर भी और सऊदी अरब जाए बगैर भी। आप देखें कि जब से शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान आया है, पाकिस्तान के अंदर लोग जो मर्जी कहते रहे, हमने बड़े अदब एहतराम के साथ
सऊदीज को, अरबियों को ये बात समझाने की कोशिश की कि आप हमारे बरादराना मुल्क हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं, आप बरादर मुल्क हैं हमारे, और हम आपसे ताल्लुकात कभी नहीं तोड़ेंगे क्योंकि इनकी एक हिस्ट्री है। लेकिन अगर उनको इस तरीके से बात समझ नहीं आती और अगर हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है तो टेढ़ी करके हमने उनको समझा दी है। अतर साहब, जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान की हैसियत का और पाकिस्तान को जरूरत उनकी है या उनको हमारी जरूरत है, तो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के अंदर देखें नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ताल्लुकात कायम होते हैं। दोस्ती और ये बरादराना ताल्लुकात और ये तमाम अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। सऊदीज का हमसे नेशनल इंटरेस्ट उतना ही जुड़ा हुआ है जितना हमारा उनसे जुड़ा हुआ है। ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए और अपनी ताकत को समझते हुए उसको यूटिलाइज करना चाहिए, और कभी अपने नेशनल इंटरेस्ट पे मैं बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कहता हूं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जी अच्छा सर, आर्मी चीफ अकेले भी जा सकते थे, डीजीआईएसआई को क्यों साथ ले जाया गया? उससे क्या कोई पैगाम देना मकसद था? अतर साहब, ये जो पाकिस्तान के दुश्मनों का और जो अंदर हमारे कुछ लिबरल तबका बैठा हुआ है, उनका एक नैरेटिव है कि आईएसआई स्टेट विद इन स्टेट चल रही है और फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल कर रही है। तो उस चीज को डिस्पेल करने के लिए मेरे ख्याल में जरूरी समझा जाता है कि जहां आर्मी चीफ जाएं वो डीजीआई को साथ लेके जाएं, और डीजीआई की एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है और वो बहुत से मामलात में और बहुत सी पॉलिसीज में लिंक भी हैं जीएचक्यू और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान में। तो एक मेरे ख्याल में एक मैसेज देने के लिए भी और कोऑर्डिनेशन पर्पसेस के लिए भी, और उसके अलावा हमारे एक इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट भी है सऊदीज के साथ, जिसकी वजह से आप देखें जनरल राहील शरीफ वहां पे बैठे हुए हैं और वो खास जो है कासिम खास वो एडवाइजर हैं मोहम्मद बिन सलमान के, और उनकी भी एक हैसियत है, तो वो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत वहां पे बैठे हुए हैं। तो ये बात हमें मतलब देखनी चाहिए कि ये इसके लिए डीजीआई का वहां जाना जरूरी था मेरे ख्याल में। जी से मेजर साहब, आपने जनरल राहील का जिक्र किया और यकीनन ये दिफाई ताउन जो दो मुल्कों के दरमियान है, तो अगर आप हमें बता सकें कि इस वक्त जो हमारे दिफाई ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, उस किस नौयत के हैं? सऊदीज जो हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टिंग कंट्री जो है डिफेंस प्रोडक्शन की, वो सऊदी अरब है। और हमारा डिफेंस प्रोडक्शन जो है, इक्विपमेंट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, वो सऊदी अरब उसको खरीदता है, हमारा असला खरीदता है और हमारा जंगी साजो सामान खरीदता है। उसके अलावा अंदाजन के तौर पे कहीं 1600 1700 कहीं 2000 कहा जाता है ऑफिसर्स, पाकिस्तान आर्मी नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स वहां पे मौजूद हैं जो सऊदी फोर्सेस को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप भी वहां पे मौजूद है, और पाकिस्तानी एडवाइजर्स रोल के अंदर सऊदी आर्म्ड फोर्सेस की बैकबोन का किरदार अदा कर रहे हैं, और उनको लड़ना सिखाना और सिखाने के अलावा उनको हर किस्म की मदद ताउन फराम करने के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि आप इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के शायद पेश करते हैं। मैं कल सुन रहा था, कुछ एक मोअज़्ज़ज़ भाई हैं वो बात कर रहे थे, लेकिन देखिए हम बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करते, हमें अपनी वर्थ पता है और हम वहां बैठ के 1960 से देख रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या है सऊदी अरब के अंदर, और आज तक उस वैल्यू को हमने यूटिलाइज नहीं किया सही तरीके से। मैंने आपको कहा ना कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के अंदर नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होता है, तो नेशनल इंटरेस्ट सऊदीज का हमसे जुड़ा हुआ है क्योंकि हम उनको बड़ी एसेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ना सिर्फ मिलिट्री मैन पावर मिलिट्री इक्विपमेंट के अंदर, बल्कि हमारी सिविलियन मैन पावर भी उनकी इकोनॉमी की बैकबोन है। जी बहुत शुक्रिया मेजर आदिल राजा साहब। थैंक यू सो वेरी मच अतर साहब।